Hi everyone, this is Veronica, and today it is a pleasure for me to host someone from my own town, Sundarbani in Jammu and Kashmir, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की सिविल सर्विस परीक्षा में रैंक 4 हासिल किया है. His name is Manish Sudan. So welcome Manish, welcome to Study IQ. Thank you so much, ma'am, for having me on your platform. सो मनीष आपसे मैं सवाल पूछूंगी क्योंकि जम्मू कश्मीर के बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो जेकेएस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसी रिलेटेड क्योंकि आपने इतना अच्छा रैंक हासिल किया है, तो एक गाइडेंस और मेंटोरशिप काइंड ऑफ इंटरव्यू हम इसको ऐसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूंगी कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था. मैम मैंने बीएससी किया था, बीएससी प्रोग्राम जम्मू यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने एमए के लिए एनरोल किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से. और 2018 में मैंने क्लियर किया अपना एमए, और उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैम. ओके, बहुत अच्छा रैंक आपने लाया. वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू. कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच मैम. या तो मोटिवेशन क्या था सिविल सर्विसेज में आने के लिए? मैम मोटिवेशन इंटरनल था, बिकॉज civil services is the only thing that I've always wanted to do. So that thing was clear in my head because I kind of related myself with this profession. From my childhood only, I used to engage in discussions with my parents, and I used to relate myself with the works being carried out and with the personalities who have been selected in civil services. So I used to admire their personalities and their work that they're doing for the society. So I made this as my career choice. This is the only thing I've always wanted to do, and with God's grace, I've been selected, ma'am. That's wonderful. That's wonderful. So आपने तैयारी शुरू की, आपने 2018 का एग्जाम क्लियर किया. I think this is a new pattern in JKS. Yes, ma'am. The new pattern is pattern. based on the UPSC's pattern, ma'am. Almost similar. So yes, true, ma'am. This was a new pattern. या इस पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पूछती हूँ कि आपने जब इसका सिलेबस देखा तो आपका एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या था? मैम टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी अलग से प्रिपरेशन नहीं किया जेकेएस के लिए, बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज. सो आई काइंड ऑफ रिलेटेड विद द एग्जाम सिलेबस बिकॉज I was already in that zone of preparation. So I just appeared in this exam and I cleared it, ma'am. Because there is no difference as such. हाँ, क्योंकि अब यूपीएससी और केएस के एग्जाम में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, तो हम प्रीलिम्स से ही शुरू करते हैं कि जैसे यूजुअली लोगों का मेंस कम प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी रहता है, एंड आई थिंक ऐसा ही सभी लोग तैयार करते हैं. सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि किस तरीके से शुरू करना चाहिए? हम जेकेएस को मेन सेंटर पॉइंट मान के ही डिस्कशन करेंगे, तो व्हाट डू यू थिंक कि किस तरह से इसका प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए? यस मैम. मैम पहले तो यूज टू होने के लिए आपको बेसिक टेक्स्ट से स्टार्ट करना चाहिए, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको डिवाइड नहीं करना चाहिए, सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए है या मेंस के लिए या इंटरव्यू के लिए, बिकॉज ओवरऑल आप देखेंगे तो एग्जाम जो है काफी कॉम्प्रिहेंसिव है. आप ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए स्टार्ट करेंगे और मेंस हो जाएगा एंड देन मेंस के बाद आप इंटरव्यू के लिए करेंगे. तो आप सिलेबस पिक करें कि डिमांड क्या है इस एग्जाम की और कैसी ओरिएंटेशन चाहिए उसके लिए. क्या आप सिर्फ फैक्ट्स को मेमोराइज कर रहे हैं, क्या आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं लेकिन फैक्ट्स मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं? तो आपको एक ओवरऑल अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी. तो सिलेबस को आप सेंटर पॉइंट रखें. पहले आप स्टडी करें कि सिलेबस की डिमांड क्या है, कितने पेपर्स हैं और कितना एफर्ट चाहिए इसमें. 3 चीजें मैंने पहले भी कहा था कि इस इंटरव्यू में कि 3 चीजें जरूरी हैं इस एग्जाम के लिए. दैट इज DINP, डिप, डायरेक्शन. फर्स्ट यू गॉट टू नो कि सिलेबस क्या है, किस तरफ मुझे जाना है, क्या आप ज्यादा बुक्स तो नहीं पढ़ रहे सेम कंटेंट के लिए. सेकंड इज इंटेंसिटी, दैट हाउ मच वर्क यू नीड टू डू एवरी डे so that you can clear this exam. And third is perseverance. There will be days when you will score less than 50, you will score 100 in your prelims. So उस दिन आपको हारना नहीं है, just need to stick to your basics and results will follow, ma'am. ओके, ये बहुत अच्छा सजेशन है एस्पिरेंट्स के लिए भी जो इस एग्जाम की तैयारी करें. अब जैसे मनीष आपने यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर किया है और आपने केएस का एग्जाम क्लियर किया है, कुछ डिफरेंसेस एग्जाम पैटर्न में आपको नजर आते हैं कि कोई अप्रोच जो डिफरेंट है या सिमिलर भी है? व्हाटएवर यू वांट टू टेल अबाउट दिस. मैम एज सच कुछ डिफरेंस नहीं है, बट क्योंकि ये एग्जाम स्टेट सर्विसेज के लिए है तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे लोकल इश्यूज के होते हैं जेएंडके के, और जो मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड होते हैं. तो अगर आप एक नेशनल पोर्टल या कोई डेली पढ़ रहे हो स्टेट लेवल पे भी, तो आपको इतना इश्यू नहीं आना चाहिए क्योंकि स्टैटिक पार्ट तो ऑलमोस्ट सिमिलर है मैम.
तो 95% क्वेश्चंस जो हैं वो यूपीएससी पैटर्न पे ही होते हैं। अब क्योंकि एक नया पैटर्न है, स्टेट में आया है, तो आगे कुछ चेंजेस इसमें हो सकते हैं कि स्टैटिक क्वेश्चन भी ज्यादा हो स्टेट लेवल के, बट ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं, क्योंकि सिलेबस यूपीएससी से अलाइन हो गया है, तो मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो यूपीएससी के पैटर्न पे ही होते हैं मैम। ओके, तो हम सोर्सेज की बात करेंगे इस एग्जाम के लिए। तो मेंस प्रीलिम्स के लिए शुरू करते हैं। प्रीलिम्स के लिए क्या सोर्सेज इस एग्जाम के लिए रहने चाहिए एस्पिरेंट्स के? मैम प्रीलिम्स के लिए दो चीजें जरूरी हैं, तीन चीजें मैं कहूंगा जरूरी हैं। पहला तो है कि स्टैटिक पार्ट जो कभी चेंज नहीं होने वाला है, हिस्ट्री उसमें एक है, या इंडियन पॉलिटी है, या इंडियन इकोनॉमी के बेसिक्स हैं, या फिर इन्वायरमेंट है। तो ये आपको एक बार गो थ्रू करना है, बेसिक टेक्स्ट प्लस एडवांस लेवल जो बुक्स मार्केट में मिलती हैं। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स को रिलेट करना है प्रीलिम्स से। तो इसके लिए आपको रिवीजन काफी जरूरी है कि आप करंट अफेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर मंथ पढ़ रहे हैं, बट आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब व्हेन प्रीलिम्स इज अप्रोचिंग, तो इट माइट हैपन दैट योर बैकलॉग इज वेरी हाई, तो यू हैव टू रिवाइज लाइक करंट अफेयर्स फॉर 12 मंथ्स। सो दैट शुड नॉट हैपन। करंट अफेयर्स के लिए पीरियोडिकल रिवीजन करें, एंड बिफोर प्रीलिम्स प्रैक्टिस करें मॉक टेस्ट को। इन तीन चीजों को रिपीट करें, पढ़ें, वापस रिपीट करें, यही एक अकेला तरीका है प्रीलिम्स निकालने का। बिल्कुल, करंट अफेयर्स पे जैसे आप ज़ोर दे रहे हैं, तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स अलग से भी तैयार करने पड़ते होंगे? मैम एज सच तो मुझे कुछ इतना डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि मैंने पहले भी पढ़ा है जेएनके के बारे में। अगर अगर आप चाहें सेफ साइड में रहने के लिए, तो आप कोई भी एक जनरल नॉलेज की बुक जो जेएनके पे बेस्ड हो वो एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट वुड बी एनफ फॉर स्टेट सर्विसेज मैम। हाँ, ये क्वेश्चन मैं जान के पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछते हैं मैम जेएनके के सोर्सेज क्या रहेंगे? तो आई थिंक द आंसर इज हियर कि अगर आपको वैसे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर है तो आप जेएनके की कोई नॉर्मल बुक जो है जीके की वो लेके प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट? एंड इफ आई मे ऐड, बिकॉज हिस्ट्री तो कुछ कंपोनेंट है जेएनके का जो आपको वैसे भी पढ़ना चाहिए, एक एक अच्छे एस्पिरेंट को पढ़ना चाहिए। उसके अलावा अगर आप डेली बेसिस पे इंटरनेट पे ही फॉलो कर रहे हैं कि जेएनके में लेटेस्ट क्या हो रहा है, कुछ नया स्कीम फॉलो हो रहा है या कुछ नया इंटरवेंशन है, तो अगर आप उसको भी ऐड करेंगे तो वो एक अच्छा आपके पास कंटेंट बन जाएगा प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए। ओके, तो ये आपने प्रीलिम्स की बात की, थोड़ा सा डिटेल हम मेंस की बात करते हैं कि डिफरेंट 4 जीएस के आपके पेपर्स हैं, तो वहाँ पे क्या सोर्सेज और किस तरह का स्ट्रैटेजी रहना चाहिए? मैम स्ट्रैटेजी काफी सिंपल रखना चाहिए। स्टैटिक पार्ट को एक बार रिवाइज करें और ये एनालाइज करें कि इसमें कहाँ कहाँ पे स्कोप है वैल्यू एडिशन करने का फ्रॉम करंट अफेयर्स। कोई रिसेंट रिपोर्ट आई है, कोई रिसेंट इंडेक्स आया है किसी भी एजेंसी का या नीति आयोग का, उसको हम कौन से पार्ट से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये काफी जरूरी है। और मैम मेंस में आई गेस एसए को काफी ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं, एसए पेपर को, तो वो एक काफी गेम चेंजर प्रूव हो सकता है फाइनल रिजल्ट में। तो एसए को इग्नोर नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए एसए के लिए। और जीएस के लिए मैम एज सच कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, जो आपने प्रीलिम्स में रिवाइज किया था स्टैटिक पार्ट, उसी को एक बार रिवाइज करें और देखें कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स में क्या डिमांड रही है यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज की, और करंट अफेयर्स में क्या लेटेस्ट है अभी, उसको कहाँ आप इंटीग्रेट कर सकते हो। एज सच पीसमील अप्रोच नहीं फॉलो करना चाहिए कि आप सिर्फ स्टैटिक पार्ट पढ़ रहे हैं या सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स स्टैटिक पार्ट का ही वैल्यू एडिशन है, तो उसको अलग से नहीं पढ़ना चाहिए, उसको अपने ही नोट्स में ऐड कर लें या कहीं मार्जिन पे ड्रॉ कर लें, तो वो काफी काफी हेल्पफुल रहता है मैम इसके लिए। ओके, यहाँ पे नोट्स की आप बात कर रहे हैं, सो आई वुड आस्क यू फर्स्ट क्वेश्चन दैट डू यू थिंक नोट मेकिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस एग्जाम? मैम नोट मेकिंग इज इम्पोर्टेंट, बट इसको आप एज अ रूल मत मान लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई चीज बुक में ज्यादा अच्छी मेंशन कर रखी है, तो उसको एज सच कॉपी करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कुछ चीज वहां पे प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं है, तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में क्लियर टर्म्स में नोट डाउन कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स में खासकर नोट्स में हम ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, बट स्टैटिक पार्ट में समझता हूँ कि इतना आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटीज में कुछ टॉपिक्स जो होते हैं जो आपको क्लियरली मिल जाएंगे, तो उसको एज सच लिखना इज टाइम वेस्ट मेरे हिसाब से। तो अगर आप प्लान करें कि कौन से एरियाज में, कौन से टॉपिक्स में नोट्स जो हैं इजीली अवेलेबल नहीं है, तो आप सिर्फ उन टॉपिक्स के लिए एक सेपरेट से बुकलेट बना लीजिए, तो वो काफी हेल्पफुल रहेगी। एग्जैक्टली काफी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हुए टाइम मैनेजमेंट की बहुत प्रॉब्लम आती है। दे आर नॉट एबल टू कि पहले हम कौन सा सब्जेक्ट शुरू करें। वैसे हर किसी का स्ट्रैटेजी अपना होता है, बट यू कैन शेयर योर स्ट्रैटेजी। यू नेवर नो कि किसको इससे हेल्प हो जाएगी। कि टाइम आप कैसे मैनेज करते थे पढ़ाई करने का, क्या आप किस रूटीन में पढ़ते थे? टाइम मैनेजमेंट के लिए यू नीड टू हैव वेरी क्लियर गोल्स इन योर हेड, बिकॉज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तो आई वाज डूइंग माय मास्टर्स आल्सो।
So time was not an advantage for me. I was working with very short span of time. तो उसमें मेरे पास एक क्लियर गोल्स थे दिमाग में कि मुझे एक हफ्ते में हिस्ट्री का ये कंपोनेंट क्लियर करना है. उसके बाद आई विल थिंक कि उसके बाद क्या चीज है एडवांस लेवल पे. What most people do is they don't start. They just keep they are just nagging about the time नहीं है या फिर सोर्सेज क्लियर नहीं है, एडवांस टेक्स्ट मेरे को नहीं मिल रहा है. पहले आप स्टार्ट करें. जब आपने एक बार बेसिक टेक्स्ट पढ़ लिया, एनसीईआरटीज पढ़ ली या बेसिक बुक्स पढ़ ली, उसके बाद यू कैन फॉलो अप विद एडवांस टेक्स्ट ऑल्सो. बट माइंड में क्लियर रखेंगे कि सिलेबस का कितना कंपोनेंट मैंने कर लिया है और कितना मेरा पेंडिंग है और टाइम कितना अवेलेबल है मेरे पास. तो आप अगर क्लियर रखेंगे अपने माइंड में कि मुझे एक हफ्ते में ये गोल अचीव करना है और आफ्टर 1 मंथ आई वांट माय हिस्ट्री या फिर पॉलिटी कंपोनेंट टू बी कंप्लीटेड, तो इसलिए आपको माइंड में क्लियर रखना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है, कि आप कितने कहाँ स्टैंड कर रहे हो अभी इस टाइम पे. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि अभी तो हमारी किताबों से हम चीजें पढ़ते हैं, डिजिटल एजुकेशन भी बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. क्या आपने डिजिटल एजुकेशन को फॉलो किया, और अगर किया तो क्या अप्रोच रहना चाहिए कि किस तरह से, अगर हम कुछ टॉपिक देख रहे हैं तो क्या डिजिटल एजुकेशन को लेकर क्या अप्रोच आपकी रही? जी मैम, जैसे पहले मैंने बताया कि करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करना काफी इंपॉर्टेंट है स्टैटिक पार्ट से. तो उसमें मैं समझता हूँ कि डिजिटल एजुकेशन काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि आपको जो पोर्टल पे या फिर जो काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जहां जो आपको मटेरियल मिलता है, अगर आप उसको इंटीग्रेट कर पा रहे हो अपने स्टैटिक पार्ट से, तो वो एक काफी अच्छा आंसर आपके मेंस के लिए बन रहा है और आपका एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव कर रहा है वो इंटरव्यू के लिए. तो डिजिटल में आप ये करें कि आप अपना एक प्लेटफॉर्म चूज कर लें. आप चेंज मत करें बीच में और अपना जो स्ट्रेटेजी है उसको उस पर स्टिक करें. आप ये नहीं कि 2 महीने आप फिजिकल द हिंदू पढ़ रहे हैं, मतलब हार्ड कॉपी पढ़ रहे हैं, और फिर आप शिफ्ट कर रहे हैं ऑनलाइन पोर्टल पे. आपने जो भी प्लेटफॉर्म चूज किया है उस पर ट्रस्ट करें और उसे डिलीजेंटली फॉलो करें पूरे साल के लिए, तो ही वो आपको बेनिफिशियल हो पाएगा. और एज सच कुछ यूनिक अप्रोच नहीं है. मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि एक यूपीएससी टॉपर ने पहले कहा था कि उन्होंने कभी भी हिंदू नहीं पढ़ी, द हिंदू कभी नहीं पढ़ी. तो वो भी एक स्ट्रेटेजी है. इस एग्जाम में जितने लोग होंगे उनके अपने अपने तरीके होंगे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए. तो आप अपने आप पे ट्रस्ट करें. आपने जो भी प्लेटफॉर्म डिसाइड किया है अपने लिए उस पर ट्रस्ट करें और जो वो बता रहा है या फिर जो उस पे आ रहा है उसको आप डिलीजेंटली फॉलो करें. टाइम टेबल बनाएं अपना, और डिसिप्लिन काफी इंपॉर्टेंट है इसके लिए. अगर आप स्किप कर रहे हैं उसको, आप प्लेटफॉर्म फॉलो कर रहे हैं बट एक महीने में 2-3 बार के लिए, तो वो आपको हेल्पफुल नहीं रहेगा. अगर आप उसको डेली कर रहे हैं या वीकली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं तो वो काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है. मनीष, आपका कौन सा अटेम्प्ट था इस एग्जाम के लिए? मैम ये मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था स्टेट सर्विसेज के लिए. ओके, डेफिनेटली आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन आपने बताया कि यूपीएससी की प्रिपरेशन आप पहले से कर रहे हैं. तो अगर लाइफ में जैसे हमारे कुछ गोल्स होते हैं एंड समटाइम्स वी फेल, सबके लाइफ में कुछ फेलियर्स रहते हैं, तो कभी आपने उन फेलियर्स से कुछ सीखा हो कि नहीं इस चीज ये इम्प्रूव करना है, एनीथिंग लाइक दैट यू वांट टू शेयर, कोई भी स्टोरी? मैम मुझे हमेशा से लगा कि मैं काफी ज्यादा करीब हूँ. जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं एमए के दौरान ही स्टार्ट कर दिया था मैंने इसके लिए प्रिपेयर करना. तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में अपना यूपीएससी का प्रीलिम्स लिखा था, देन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर मेंस आल्सो. मैंने मेंस क्लियर किया, देन आई हैड माय इंटरव्यू. सो आई नेवर हैड दिस फ्री टाइम ऑफ थिंकिंग कि क्या खराब चल रहा है. आई वाज वर्किंग ऑन माय स्किल्स कि यार समथिंग इज लैकिंग. आई अपीयर्ड ट्वाइस फॉर द यूपीएससी इंटरव्यू, सिविल सर्विसेज इंटरव्यू. सो एज सच देयर वाज नो फ्री टाइम कि मैं बैठ के सोचूं कि क्या चीज गलत हो रही है या मैं डिप्रेस हो जाऊं, क्योंकि मैं एक लूप में था जिसमें मेरे कंटिन्यूस एग्जाम चल रहे थे. तो विद गॉड्स ग्रेस आई वाज ऑलवेज वर्किंग ऑन वन थिंग और द अदर, बिकॉज जब ये रिजल्ट्स आए स्टेट सर्विसेज के जेकेएस के लिए, तो उससे 1 मंथ प्रायर ही मेरा यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया था और मेरा फिर से सिलेक्शन नहीं हुआ था फाइनल लिस्ट में. तो उसके बाद मुझे एक नया गोल मिल गया कि मुझे जेकेएस इंटरव्यू के लिए पढ़ना है. तो लकीली मेरे लिए वो काम कर गया कि मैं लूप में ही रहा, मैं कभी उस लूप से बाहर नहीं गया. तो फेलियर ऐसे आपको इससे डरना नहीं चाहिए, बिकॉज सभी को पता है कि सिलेक्टेड कुछ लोग ही होंगे, क्योंकि वैकेंसीज काफी कम है और एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है. और एज सच कुछ डिफरेंस नहीं है जो लोग पढ़ रहे हैं इसके लिए. सभी लोग डबल मेहनत करते हैं, अपना सभी एरियाज पे काम करते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जो है वो रह जाती है. तो ये गेम ऑफ मार्जिन्स है. अपने स्किल्स पे ट्रस्ट करें, अपने आप से बिल्कुल ऑनेस्ट रहें. बाकी रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है. अगर नहीं होगा तो देन इट्स फॉर द बेटर ओनली. आप इसको ये मान लें कि, बट अगर पहले ही आप नेगेटिव हो जाएंगे कि यार मेरा नहीं होने वाला या वैकेंसीज काफी कम है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा.
मेरे बैच में काफी सारे जो मेरे कलीग्स हैं उन्होंने प्रीवियस अटेम्प्ट भी दिया था जेकेएस में, जिसमें 270 वैकेंसीज थी, बट उनका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। और जब वैकेंसीज कम होगी तो उन सभी का सिलेक्शन हो गया। तो वैकेंसीज आपके लिए मैटर नहीं करती हैं, आपका प्रिपरेशन कहाँ स्टैंड कर रहा है, आपकी स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी चल रही है, वो अल्टीमेटली मैटर करती है मैम। तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने आप पे, और कोई तरीका नहीं है इस एग्जाम में। दिस इज वेरी मोटिवेटिंग फॉर द एस्पिरेंट्स। जैसे कहा कि वैकेंसीज मैटर नहीं करती क्योंकि आपको एक ही सीट चाहिए। योर फोकस, यस। योर गोल शुड बी दैट वन सीट दैट यू वांट। दिस इज वेरी नाइस। एंड हाँ, यहाँ पे मैं फिर से शिफ्ट करूंगी स्ट्रैटेजी पे, नोट्स मेकिंग की, क्योंकि बहुत एस्पिरेंट्स में आपसे वही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो यूजुअली हम लोगों से एस्पिरेंट्स पूछते हैं। नोट्स जब बनाते हैं, नोट्स मेकिंग, किस तरीके को, क्या चीज दिमाग में रख के नोट मेकिंग करनी चाहिए? मैम सिलेबस ही सेंटर पॉइंट होना चाहिए नोट मेकिंग के लिए। जैसे कि हमें एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में बताया गया था कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी काफी अच्छा सोर्स है, बट बिफोर मेंस जब आपके पास 2-3 दिन होते हैं रिवाइज करने के लिए, तब पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक कंपोनेंट को रिवाइज कर पाओ। तो आप इसके लिए एक मेजर मेजर हेड्स में अपने नोट्स बना लीजिए। जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री में एक टॉपिक है कि कॉलोनाइजेशन एंड डीकॉलोनाइजेशन, तो उसमें हमें सजेस्ट किया गया था कि आप एक A4 शीट पे सभी कंट्रीज के नाम और कॉलोनाइजर और डीकोलोनाइज कब हुआ और उनका मेन नेशनल लीडर कौन था, उसकी एक समरी बना लीजिए। तो वो मुझे काफी हेल्पफुल लगा कि इस तरह से अगर आप अप्रोच करें इस एग्जाम को, कि आपने 1-2 बार रीड कर रखा है एनसीईआरटी को, बट आपको एंड मोमेंट पे सिर्फ मेन मेन चीजें ही रिवाइज करनी है, तो आप उसके लिए उसके अकॉर्डिंग नोट्स बना लीजिए। तो वो काफी हेल्पफुल रहेगा। और प्रीलिम्स के लिए ऐसा आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो आपने नोट्स बनाए हैं, जब आप रिवाइज कर रहे हैं, आप उसको उस अप्रोच से फॉलो करिए कि इसमें स्टैटिक पार्ट, इसमें डेटा कहाँ है, इसमें मतलब कि कोई फैक्ट है या नहीं। तो वही मोस्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो आप अलग से नोट्स मत बनाएं, एक ही इकट्ठे नोट्स बनाएं और उसमें आप फैक्ट्स वगैरह को अलग से लिख लें एक पेज पे, तो वो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। नोट्स मेकिंग से ही मैं कनेक्ट कर पाती हूँ आंसर राइटिंग, कि जब एग्जाम में आंसर का क्या डिमांड, क्वेश्चन का क्या डिमांड रहता है, आंसर किस तरीके से लिखना चाहिए। मैम नोट मेकिंग में आपको मैंने इससे पहले बताया कि कंपोनेंट्स जो हैं, जो सब हेडिंग्स हैं, वो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने बल्कि नोट्स बनाए, अगर आपने उसको सेग्रीगेट नहीं किया है पॉइंट फॉर्म में, तो आप रियल एग्जाम में उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे। सो दैट वोंट बी ऑफ एनी वैल्यू टू यू। सो इसलिए रिकमेंडेड ये होता है कि आप किसी भी आर्टिकल को पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में या फिर कोई डेली पोर्टल फॉलो कर रहे हैं, आप उसको एज सच कॉपी मत कर लीजिए। आप डेली पोर्टल या फिर कोई भी न्यूज़पेपर से सिर्फ सब हेडिंग्स को लिख लीजिए, क्योंकि आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में बना ली है। राइट। तो आपको सिर्फ फैक्ट्स ही मेमोराइज करने हैं उसके लिए। तो आप उसके लिए सिर्फ 1 वर्ड में या 1 लाइन में उसके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए 7-8 पॉइंट्स में। बिकॉज रियल एग्जाम टाइम में क्या होगा, अगर आपने बल्कि नोट्स बनाए तो आप उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे, और रिकॉल नहीं कर पाए तो वो नोट्स किसी वैल्यू के नहीं है आपके लिए। Right. Next, I would like to come on essay writing. This is an extended form of answer writing, but any value that you want to give to the aspirants for essay writing, how to write? Essay writing should be very free flowing. Don't mix up with your ideas. Follow a very linear fashion. First start with your argument, build a base for your argument first, provide a foundation, and then elaborate your argument, and then give 2 or 3 examples or play 2 or 3 facts to substantiate your argument, and then conclude it. But it's easy said than done, because इसमें टेंडेंसी ये होती है कि हम आर्गुमेंट्स को काफी ज्यादा जम्बल्ड फैशन में लिखते हैं, कि आप स्टार्टिंग में ही उसका कॉजेज या फिर इफेक्ट्स को मिक्स कर देंगे, या फिर आप उसको एक लीनियर फैशन में फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो आप इसके लिए प्रीवियस ईयर टॉपर्स के आंसर शीट्स को रेफर कर सकते हैं कि वो क्या अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। मैंने पर्सनली एक प्रीवियस ईयर टॉपर हैं अनुदीप दुरीशेट्टी, उनके ऐसे नोट फॉलो करे थे। तो उसमें उन्होंने काफी ज्यादा अच्छे से बताया है कि कैसे आप इसको इंट्रोडक्शन या फिर कंक्लूजन में एंड कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ वही सोर्स रेफर किया था अपने ऐसे पेपर के लिए। बट आप अगर प्रैक्टिस कर लें 1-2 बार सैंपल एसेज, या फिर आप कोई अच्छी सी किताब पढ़ लें कि इश्यूज जो हैं ऐसे में वो रिवॉल्व करेंगे 5-6 मेजर हेड्स के अराउंड। विमेन एम्पावरमेंट एक है, या फिर एथिकल डिलेमाज हैं सिविल सर्विसेज में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है, या फिर कुछ एजुकेशन हो गया, या हेल्थ का सिनेरियो क्या है। तो आप उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को रीड कर लें तो इट्स बेटर, बिकॉज काफी इंप्रूव हो जाएगी। Right. उन मेन से में एक ही डिफरेंस है
कि जो आप मेंस में 3 घंटे में लिखते हो 20 क्वेश्चंस में, वो आपको एक एसे में लिखना है। तो आपको रश नहीं करना है एसे में, इजीली उसको एक लीनियर फैशन में फॉलो करें, स्टार्ट करें। और जितना भी आपको उसके बारे में पता है पहले एक रफ बना लें। 15 मिनट्स के लिए मैंने ये प्रैक्टिस फॉलो करी थी और काफी हेल्पफुल भी है कि आप पहले 15 मिनट के लिए सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और एक रफ शीट पे अपने सभी आइडियाज को एज वाइल्ड एज यू कैन थिंक, कि जितना आपको पता है आज तक आपने जितना पढ़ा है सब कुछ उसको एक बार इकट्ठा कर लें और उसके बाद उसको सेग्रीगेट कर लें कि कौन सा कंपोनेंट कॉजेज में आएगा, कौन सा कंपोनेंट इसके प्रॉब्लम्स में आएगा और कौन सा कंपोनेंट मैंने कंक्लूड में उसमें रखना है। तो आप पहले माइंड में क्लियर कर लें, उसके बाद लिखें। कटिंग अवॉइड करें ऐसे में, बिकॉज इसमें ये चीज अच्छी नहीं लगती है। और ऐसा कुछ स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है आपको। जो आप डेली कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, जो न्यूज़पेपर में आ रहा है या फिर जो कुछ रिपोर्ट्स में आ रहा है या कुछ डेली इश्यूज चल रहे हैं, उन्हीं को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें अपने एस्से में। राइट। तो यही चीज है एस्से के लिए। अभी तक हमने सब पढ़ाई की, स्ट्रैटेजी के बारे में बात की, लेकिन एक कंपोनेंट रहता है आपकी मेंटल हेल्थ का ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, बिकॉज बहुत ही लंबा प्रोसेस है। जैसे आपने शुरू में कहा, परसीवरेंस, पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है। तो कभी एंजाइटी अगर हो किसी एस्पिरेंट को, या फेलियर के डर से यूजुअली सब लोग डरते हैं, तो आप कैसे मेंटल हेल्थ को एकदम रिवाइव करके रखते थे? मैम एक तो पहला रहेगा कि आप फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह में थोड़ा सा पार्ट लें, या आप जिम करें या फिर आप कुछ आउटडोर एक्टिविटीज में पार्ट लें, स्पोर्ट्स आप खेल सकते हैं। और सेकंड है कि आप अपने जो पीयर ग्रुप है जो सेम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके कांटेक्ट में रहें, उनसे बात करें कि उनका कैसा चल रहा है। कि क्योंकि इस एग्जाम में ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एक स्मूथ जर्नी फॉलो करेंगे, आप सिर्फ अपवर्ड ही ट्रेवल करेंगे। इवन आफ्टर 3 attempts, I would like to share here that I appeared twice for the UPSC Civil Services interview, and even after that I failed in my prelims last year. So it can happen to you. So इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इस एग्जाम में ऐसे भी दिन होंगे जब आप फील करेंगे कि आप कहीं नहीं जा रहे, you have reached a dead end. So आपको उस दिन के लिए अपने पीयर ग्रुप, अपनी फैमिली से बात करनी पड़ेगी। वो आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे, सपोर्ट सिस्टम बनेंगे आपके लिए। तो अकेले मत रहें, अपने आप को आइसोलेट ना करें, ये बहुत जरूरी है इस एग्जाम में। अपने फ्रेंड से, अपने पीयर ग्रुप से बात करते रहें और बस ये समझें कि आपने जहां स्टार्ट किया था क्या आप उससे ऊपर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो यही एक अकेला पैरामीटर है कि आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। बट खराब दिन भी होंगे, अच्छे दिन भी होंगे, और यकीन मानिए जब रिजल्ट आएगा नो वन रियली नोज कि कौन टॉप करेगा, कौन लिस्ट से बाहर होगा। सो यू कैन बी द टॉपर ऑल्सो, अगर आप अपनी इंस्टिंक्ट्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं, अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हैं और आप डिसिप्लिन तरीके से काम कर रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है। तो रिजल्ट्स विल फॉलो। राइट। मनीष, बहुत अच्छे सजेशंस आपने हमारे एस्पिरेंट्स के लिए दिए। लास्ट में कोई मैसेज इन जनरल आप हमारे एस्पिरेंट्स को देना चाहते हैं? मैम मैसेज यही है कि काफी ज्यादा स्कोप है काम करने के लिए, पोटेंशियल काफी ज्यादा है और वाइड स्प्रेड हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं या फिर एरियाज हैं जहां हम काम कर सकते हैं। तो अपनी लाइफ में एक हायर गोल बनाओ। जब मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, मतलब ये तो पता है कि सब लोग फाइनल लिस्ट में अपना नाम पाना चाहते हैं, लेकिन इससे एक बड़ा गोल होना चाहिए लाइफ में आपका, कि आप किस गोल के लिए का। अगर आपका गोल सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करना या फिर मेंस क्लियर करना या फिर फाइनल लिस्ट में आ जाना यही गोल है, तो आप लाइफ में खुद को खुश नहीं पाएंगे कुछ साल के बाद। अगर आपका गोल हायर है, अगर आप कुछ बड़े ड्रीम को लेके इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको वही ड्रीम, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सपोर्ट सिस्टम बनेगा। तो लाइफ में कुछ बड़ा ड्रीम करें, बड़ा गोल रखें। ये एग्जाम सिर्फ एक मीन्स है उस गोल तक पहुंचने के लिए। आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन के बाद कोई भी काम करें, अगर आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको वो मोटिवेशन देगा, आपका वो बिलीफ अपने आप में कि मैंने जो बड़ा ड्रीम किया था वो इसी रास्ते से नहीं, और भी रास्ते हैं इस काम को करने के लिए। तो ड्रीम बिग एंड दिस एग्जाम इज जस्ट अ मीन्स टू फॉलो योर ड्रीम। Wow, this is wonderful for the aspirants, and thank you so much for being with us. आपके इंटरव्यू से हमने बहुत चीजें सीखी और एस्पिरेंट्स को भी कुछ टेकअवेज लेने चाहिए। Like Manish said, he was always detached from the result, कि सक्सेस होगा या फेलियर होगा, without thinking about that he was in the loop and he was preparing continuously. So ये बहुत अच्छा मोटिवेशन है। लास्ट में जो मैसेज दिया, that is also wonderful. Thank you so much for being with us and all the best. Thank you so much, ma'am, for having me on this platform. Thank you. Okay, bye bye, take care. Thank you.